Hello. Yes. Good evening, students. As a teacher, we have to try new things. Not as a teacher, as a human being. On every step, we have to try new things. So today, I have tried something new, which I think it may be beneficial for you also, as well as for me also, for online lectures. So I think you can see me, and there is no issue regarding slideshow. Why I choose this method is because it is pretty clear, as well as you can get more things compared to the online lectures which has been taken in class. So today we are going to start our new chapter, which is unit 16, light. As we all know, light is a very interesting chapter because it is a build up of class 9 also and class 10 also. 9th में भी ये चैप्टर है, 10th में भी ये चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सो वी विल स्टार्ट विथ यूनिट नंबर 16 लाइट. सो वी विल. आप में से बहुत सारे बच्चे के सर 5 सेंसेस नहीं होते, 6 सेंसेस होते हैं, हमने मूवी में देखा है. बट जो सिक्स्थ सेंस की बात करते हैं वो टोटली इंट्यूशनल होता है. इंट्यूशनल मतलब हमें लगता है कि ऐसा है, उसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि ऐसी चीज़ें होंगी या नहीं. हाल के छूना, साइट, उसके बाद है स्मेल, सूंघना, और एक है सेंस जो मैं अभी फ़िलहाल भूल रहा हूँ. बट टोटली हमारे 5 सेंसेस है और सिक्स्थ सेंस जिसको हम समझ नहीं सकते उसको हम कंसिडर कर सकते हैं. सो टोटली वी डू हैव 5 सेंसेस. द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसेस. हमें पता है कि देखना हमारे बॉडी की सबसे इम्पोर्टेंट सेंस है. उसके बिना हमारी दुनिया बेकलर मतलब बेरंगीन हो जाती, कुछ दिखता ही नहीं हमें. थ्रू इट वी सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स अराउंड अस. उसी की वजह से हम हमारे आसपास रहते हुए माउंटेन्स को देख सकते हैं, रिवर्स को देख सकते हैं, ट्रीज को देख सकते हैं, प्लांट्स, पेड़ पौधे, चेयर्स, कुर्सियाँ, पीपल. और आपका ये ऑनलाइन सेशन भी आपकी आंखों की वजह से ही आप देख पा रहे हो, कानों की वजह से ही सुन पा रहे हो. वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, रेनबोज, ब्लड्स फ्लाइंग इन द स्काई. हम ये सारी चीज़ें आकाश में, हवा में उड़ती हुई देख सकते हैं. एट नाइट वी सी मून एंड स्टार्स. देखिए यहाँ पे मून और स्टार्स भी हम रात को देख सकते हैं. यस और नो? यस. हम बल्ब भी देख सकते हैं, लाइट भी देख सकते हैं. यू आर एबल टू सी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन द पेज. पेज पे जो भी चीज़ें लिखी हुई होती है वो आराम से आप पढ़ सकते हो. तो ये सारी चीज़ें जो हम इतनी आसानी से हमारे बर्थ के टाइम से ही देख सकते हैं, वो कैसे करते हैं. हाउ सीइंग मेड पॉसिबल, मतलब देखना कैसे पॉसिबल हो सकता है. सो मूविंग फॉर अ नेक्स्ट स्लाइड. टॉपिक 16.1, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल. ऐसा क्या है जो कुछ भी चीज़ को देखने के लिए हमें कैपेबल बनाता है. सो हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स. कभी आपने सोचा है कि हम दूसरी अलग अलग चीज़ें कैसे देखते हैं. यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट. हम बोल सकते हैं आराम से कि हमारी आंखें हैं उसी की वजह से ऑब्जेक्ट देख सकते हैं. पर क्या ये इतना आसान है कि बिकॉज ऑफ द आईज वी कैन सी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है. क्या हर किसी के पास, जिसके पास आँख हो, वो सारी चीज़ें देख सकता है. और आंखें होते हुए भी क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, आँखों से हम देख नहीं सकते. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ चैप्टर साउंड. साउंड में हमने ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड के बारे में डिस्कस किया था. इन दैट चैप्टर वी नो कि ऐसी आवाज़ें जो हमारा कान सुन सकता है उसको हमें ऑडिबल कैटेगरी में डाल सकते हैं, और ऐसी आवाज़ें जिसको हमारे कान नहीं सुन सकते उसको इनऑडिबल में डाल सकते हैं. तो वैसे ही देख सकने वाली और ना देख सकने वाली चीज़, ऐसा कुछ लाइट चैप्टर में होगा क्या, उसको डिस्कस करते हैं. बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन अ डार्क. देखिए क्वेश्चन आ गया, क्या आप अंधेरे में कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं. नहीं ना. क्यों? बिकॉज इट मीन्स दैट आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. उसका साफ मतलब ये हो गया कि सिर्फ आंखें होने से हम सब कुछ देख पाए वैसा ज़रूरी नहीं है. इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स अवर आइज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट. तो उसका मतलब ये है कि जब रोशनी किसी चीज़ से टकरा के
हमारे आँखों में रिफ्लेक्ट होके अंदर आए, तभी वो ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं। वैसे ही स्पेस में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती हैं, पर जिस पर रोशनी पड़ेगी सूरज की, उसी चीज़ को हम देख सकते हैं। जिस पर रोशनी नहीं पड़ती उसको हम देख नहीं सकते। द लाइट में हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और में हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। तो लाइट होने के दो पॉसिबल वेज है। पहला है मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब जो वो ऑब्जेक्ट है वो खुद ही लाइट बना रहा है। ऐसे ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हम लेते हैं सूरज, जो खुद ही लाइट बना रहा है, ट्यूबलाइट, बल्ब, ऐसी चीज़ जो खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम आसानी से देख सकते हैं। दूसरी कौन सी चीज़ें हैं? और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट, या ऐसी चीज़ें जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट। वैसी चीज़ें कौन सी है? सबसे पहले तो मैं आउटर स्पेस की बात करूँ तो मून। मून के ऊपर सन का लाइट पड़ रहा है और वो रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे आ रहा है, और अर्थ पे खड़े हुए तुम और मैं, मेरी आंखों में जा रहा है, उसी वजह से हम मून को देख पा रहे हैं। तो मून लाइट एमिट नहीं कर रहा, वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। यस और नो? यस। तो ऐसी चीज़ों को हम देख सकते हैं। और जो भी चीज़ आप अर्थ पे देख रहे हो वो सारी की सारी प्लस और माइनस प्रोपोर्शन में लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसी चीज़ें जो देखने में बहुत मुश्किल हो, फॉर एग्जांपल पर्पल लाइट, आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानों के ऊपर पर्पल लाइट के बैनर होते हैं। तो उसको आप दूर से देखोगे ना तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सीन। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते। इन द सेम वे आप देखोगे कि येलो कलर बहुत दूर से दिख जाता है। आपने पीके मूवी देखी हो तो उस पीके मूवी में उसने डिस्कस किया था कि येलो कलर का हेलमेट दूर से दिख जाता है क्योंकि वो रोशनी बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। यस और नो? यस। सो इन द सेम वे जो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करती हैं वो आसानी से दिख जाती है, और जो रिफ्लेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर, तो वो देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यू लर्नड इन क्लास 7 दैट पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि पॉलिश किया हुआ या शाइनी, चमकने वाली सरफेस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर, वो मिरर की तरह भी काम कर सकते हैं। अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। आपने ये भी सीखा हुआ है कि मिरर डायरेक्शन चेंज कर सकता है। किसकी? तो कि लाइट की। लाइट अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हो, उसको आप कन्वर्ट करके दूसरी जगह पे आप उसको भेज सकते हो बाय यूजिंग मिरर। और आपने ऐसा किया भी होगा बचपन में, मे बी अभी भी आप कर रहे होंगे। आप क्या करते हो कि आपकी बाइक धूप में खड़ी हुई है और उसके ऊपर जो मिरर लगा हुआ होता है, तो बच्चे खेलने के लिए क्या करते हो, उस मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट अपने घर में डालते हैं या दूसरे किसी के फ्लैट में डालते हैं, शैतानी बच्चे। तो वो क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने में लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सूरज से जो रोशनी आ रही है वो रोशनी शाइनी सरफेस के ऊपर गिर रही है, मिरर के ऊपर गिर रही है, और वो रिफ्लेक्ट होके दूसरी जगह पे आप उसको पहुंचा रहे हो। तो मिरर एक बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर की तरह भी काम कर सकता है। कैन यू टेल विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? आप क्या बता सकते हो कि किस तरीके से जो सरफेस के ऊपर लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होगी? क्या आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसी डायरेक्शन में लाइट जाएगी? लेट अस फाइंड आउट। देखिए हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड। 16.2, टॉपिक 16.2 जो हमने क्वेश्चन लास्ट स्लाइड में पूछा उसी के आंसर के तहत 16.2 लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वी विल डिस्कस। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो रिफ्लेक्ट करने के जो भी नियम है उसको हम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में डालेंगे। बेसिकली 3 नियम है, बट आपके टेक्स्ट बुक में 2 ही नियमों को ज़्यादातर डिस्कस किया है क्योंकि थर्ड लॉ इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, उसका कुछ ज़्यादा वेटेज नहीं है उसके बाद भी। तो 2 लॉस आर बेटर फॉर रिफ्लेक्शन। सो एक्टिविटी 16.1 वी विल डिस्कस। एज वी कैन सी, हमें पता है कि हम हर चीज़ एक्टिविटी डिस्कस करने से पहले उसके फिगर देख के समझने की कोशिश करते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। सो आप फिगर देखिए, फिगर 16.1, अरेंजमेंट फॉर शोइंग रिफ्लेक्शन। ये अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक इंसान के पास कुछ लकड़ी की पट्टी है,
दिस इज़ अ लकड़े की पट्टी, और उसके बीच में ना थोड़ा सा स्लॉट काटा हुआ है बाय यूजिंग हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड जो होता है उससे थोड़ा सा यहाँ पे कट किया हुआ है, और यहाँ पे सर्कुलर लाइट आ रही है, मतलब इसने टॉर्च पकड़ के रखी है इस लाइट के इस तरफ, और क्योंकि ये स्लॉट काटा हुआ है उस स्लॉट की वजह से उतनी ही रोशनी वहाँ से पास हो रही है, और ये पास होके इन्होंने छोटा सा मिरर यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, और वहाँ से ये स्लॉट के थ्रू ये जो लाइट जा रही है वो मिरर में रिफ्लेक्ट होके यहाँ से वापस आ रही है। ऐसा कुछ फिगर से हमें समझ में आ रहा है। अब ऐसा ही है कि नहीं है, इसके लिए हम एक्टिविटी को पढ़ते हैं। फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल। क्या बोल रहे हैं कि एक वाइट शीट ले लीजिए और उसको टेबल पे प्लेस कर दीजिए। टेक अ कॉम्ब एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग्स एक्सेप्ट वन इन द मिडल। एक कॉम्ब मतलब जिससे आप बाल संवारते हैं उसको ले लीजिए, कंघी कंघी ले लीजिए, एंड क्लोज ऑल द ओपनिंग्स एक्सेप्ट वन इन द मिडल, और उसके आजू बाजू की सारी जगह बंद कर दीजिए, और कंघी के जो दो दांत है उसके बीच में एक ही जगह रखिए उसको खाली, बाकी सभी को पैक कर दीजिए। यू कैन यूज़ एसी एक्टिविटी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको भी आप देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी, पर ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैं समझाऊंगा वो तो आप समझ ही जाओगे, बट मे भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में एक यूट्यूब का लिंक मैं डाल दूंगा, वो आप अगर देख लोगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। यू कैन यूज़ द स्ट्रिप ऑफ अ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पस। अगर इतना कंघी को ढकना वगैरह नहीं करना है तो एक ब्लैक पेपर ले लीजिए और उसके बीच में स्लॉट कर दीजिए। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ अ पेपर। जो आपने शीट ऑफ द पेपर लिया हुआ है उससे परपेंडिकुलर उसको रख दीजिए। थ्रो लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम द वन साइड। इसके एक तरफ से आपको लाइट उसके ऊपर डालना है जिससे वो स्लॉट के ऊपर लाइट पड़े। With sight adjustment of the torch and the comb, you will see a ray of light along a paper on the other side of the comb. इस खाली जगह की वजह से, लाइट फेंकने की वजह से, बाकी सारी जगह से तो लाइट पास होगी नहीं, जो आपने स्लॉट रखा है वहीं से लाइट पास होगी और इतनी लाइट आपको दिखेगी दूसरे साइड पे। कीप द कॉम्ब एंड अ टॉर्च स्टेडी। ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है क्योंकि आपके दो ही हाथ है, चार हाथ तो है नहीं, तो इसको जिससे आप ये स्लॉट पकड़ रहे हो और टॉर्च को, दोनों को स्टेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने थोड़ा सा भी हिला दिया तो ये लाइन भी हिलती जाएगी, तो आप कोशिश करें कि दोनों हाथ आपके स्टेडी रहें। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ अ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट वे। ये लाइट जहाँ से जा रही है उसके रास्ते में एक रिफ्लेक्टिव मिरर, मतलब कांच जिसमें आप अपना मुंह देखते हो, उसको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि ट्रांसपेरेंट कांच ले लिया वरना एक्सपेरिमेंट होगा नहीं, यहाँ पे खास बोला है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन मिरर के थ्रू, आईने के थ्रू ही होगा। ट्रांसपेरेंट ले लिया तो आर पार चली जाएगी लाइट, तो ध्यान रखना। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ अ मिरर इन अ पाथ ऑफ द लाइट वे, वो तो हमने कर दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? तो बड़ा ही आसान है, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो लाइट मिरर में टच हो रही है वो रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही है। तो मैं इसको ना दोनों को नाम दे देता हूँ। ये लाइट जो मिरर तक जा रही है उसको मैं नाम देता हूँ इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब पड़ने वाली, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये उसको मैं नाम दे देता हूँ इंसिडेंट लाइट। और ये जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, दैट लाइट आई विल लाइक टू नेम एज अ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इंसिडेंट लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट, ये दोनों मैंने नाम दे दिए। और मान लीजिए ये जो मिरर है, ये जो यहाँ पे टच होके वापस आ रहा है, यहाँ से लाइट गई, यहाँ पे टच हुई और वापस आई, तो ये और ये, इन दोनों के बीच में अगर मैं एक लाइन बनाऊँ यहाँ से लेके यहाँ, और जो इससे परपेंडिकुलर हो, तो उसको मैं बोलूँगा नॉर्मल लाइन। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का दूसरा नाम ही नॉर्मल है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। मूविंग फॉरवर्ड, सो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, मिरर को टच होने के बाद द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। हमने देखा कि जैसे ही लाइट मिरर पे टच हो रही है वो रिफ्लेक्ट होके दूसरे डायरेक्शन में वापस आ रही है। सो एज वी कैन सी, मान लीजिए कि ये मिरर है, ये जो हैचिंग वाला पार्ट है वो मिरर है, यहाँ से हमने इंसिडेंट रे मतलब पड़ने वाली किरण हमने यहाँ से डाली। आफ्टर टचिंग द मिरर इट कम्स बैक एज अ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होके वो वापस आ रही है।
और इस कांच, इस मिरर से परपेंडिकुलर जो मैं लाइन बना रहा हूँ ये नॉर्मल है। ये सारी चीज़ें इमेजिनरी है, इसको हमें ड्रॉ करना है, वरना तो आपको व्हेन यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट यू विल सी ओनली 2 लाइन्स, यस और नो, सिर्फ 2 ही लाइन आपको दिखेगी, नॉर्मल नहीं दिखेगी। तो नॉर्मल है वो इमेजिनरी लाइन है दैट यू हैव टू ड्रॉ। नॉर्मल कैसे बनाओगे? ये सरफेस और ये लाइन अगर आप इसको कंपास से मेज़र करोगे तो ये 90 डिग्री होगा। सो नॉर्मल इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस। जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उस सरफेस से ऑलवेज 90 डिग्री होगा, उसीलिए उसको हम नॉर्मल कहेंगे। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये हमने डिस्कस कर दिया कि ऐसी कोई भी किरण जो इंसिडेंट पड़ रही है, गिर रही है, उसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। द रे कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो किरण जो सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अ रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन। अ रे ऑफ लाइट मतलब लाइट का हो गया प्रकाश, रे का मतलब हो गया किरण। अ रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन। ये वर्ड ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अ रे ऑफ लाइट, आइडियलाइजेशन का मतलब है सिर्फ सोच होना। सोच होना मतलब बहुत सारी रोशनी हो, उसमें से आप एक किरण अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो इट इज़ अ बंच। लाइट का एक किरण अलग करना वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता। पर क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही किरण दिखाना है, क्योंकि आपने 10-12 किरण दिखाए तो 10-12 किरण रिफ्लेक्ट भी करने पड़ेंगे, तो वो एज अ स्टूडेंट बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो फॉर स्टूडेंट आइडियलाइजेशन मतलब मान लेना, सपोज करना, इमेजिन करना, यही वर्ड, यही मतलब है इस आइडियलाइजेशन का। मतलब एक किरण होता नहीं है, एक किरण को हम अलग नहीं कर सकते बहुत सारी लाइट में से, पर फिर भी क्योंकि हमें इसको ग्राफिकली दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, वी कैन से कि एक इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, रे देख रहे हो, रेस नहीं लिखा, किरणें नहीं लिखी, सिर्फ एक किरण की बात कर रहे हैं, और एक किरण कभी भी अलग हो नहीं सकता, इसीलिए ये पूरी सिचुएशन आइडियलाइजेशन है। सो इन रियलिटी वी हैव अ नैरो बीम ऑफ लाइट, जबकि हकीकत में हमारे पास एक पूरा बीम होता है। ऐसी इंसिडेंट रे एक नहीं होती, 1000 से 2000 होती है। वो उसको 1000 से 2000 रे जब मिल जाती है एक ही डायरेक्शन वाली, तो उसको हम बोलेंगे नैरो बीम ऑफ लाइट, मतलब पतली सी लाइन, जैसे लेज़र लाइट होती है उसको हम क्या बोलेंगे? नैरो बीम ऑफ लाइट। बीम मतलब एक सिलेंडर के तरह आप उसको इमेजिन कर सकते हो, विच इज़ मेड अप ऑफ सेवरल रेस, जो बहुत सारी किरणों से जुड़कर बनता है। फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज द टर्म रे फॉर अ नैरो बीम ऑफ लाइट। पर आसानी के लिए हम रे वर्ड यूज करते हैं नैरो बीम ऑफ लाइट के लिए, बट ये कंडीशन सच नहीं है, ये एक आइडियलाइजेशन है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि एक अकेला किरण इज नॉट पॉसिबल, वो होगा तो बंच में ही होगा। मूविंग फॉरवर्ड, draw a line showing the position of a plane of a mirror, an incident ray and the reflected ray on the paper with the help of your friends। क्या करना है आपने, ये जो पूरी सी कंडीशन आपने की ना, ये आप फिगर में देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, जब आप ये कर रहे हो ना, तभी ये जो लाइट है वहाँ पे विद द यूज़ ऑफ पेन, पेन का यूज़ करके ऐसे ना डॉट 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 बना देना है, और इन द सेम वे यहाँ पे भी डॉट 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 बना देना है। और जब आप ये लाइट बंद कर दोगे तो आपके पास इतनी चीज़ें होगी, इट इज़ अ इंसिडेंट रे जो आपने अभी बनाया, और ये रिफ्लेक्टेड रे। अभी ये चीज़ बन गई, ये ग्लास का भी आपने बना दिया, हैचिंग भी आपने कर दी। उसके बाद ये आप देख रहे हो सेट स्क्वायर, ये 30-60 सेट स्क्वायर है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, 30 + 60, तो आपको पता है ट्राइंगल के तीनों सम 180 होते हैं, तो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, सो 60 + 30 इज 90, 180 - 90, तो ये डायरेक्टली 90 डिग्री हो गया, यस और नो। सो व्हेन यू आर ट्रेसिंग अ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको ना वो अगर आपके पास कंपास नहीं भी है तो भी आप इसको ट्रेस कर पाओगे, विच इज़ अ नॉर्मल ऑफ अ लाइन, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगी।
इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स. रिमूव द मिरर एंड द कॉम, वो सारा सेटअप आप निकाल लो. ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन. अभी 90 डिग्री वाला लाइन आप ट्रेस कर लो. रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर. ये पॉइंट जहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है उसको भी आप डिनोट कर दीजिए, इंडिकेट कर दीजिए. दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट दैट पॉइंट. ये लाइन जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द पॉइंट. इस पॉइंट से ये लाइन नॉर्मल है, वैसा हम बोल सकते हैं. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. ये जो इंसिडेंट रे है, दिस इंसिडेंट रे, और ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है विच इज डिनोटेड बाय आई, जिसको हमने स्मॉल आई से इंडिकेट किया है, ये स्मॉल आई को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. उसका मतलब है जिस एंगल पे किरण पड़ रहा है, किसके रेफरेंस से, तो नॉर्मल के रेफरेंस से, ग्लास के रेफरेंस से नहीं. बहुत सारे बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बताते हैं, बट इट इज़ नॉट अ एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज नोन एज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस. और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. कुछ भी नहीं है. इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स के लिए वो लोग पूछ सकते हैं. मेजर ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस. आप क्या करिए, अलग अलग इंसिडेंट एंगल के लिए, अभी आपने ये एंगल लिया ना, आपको क्या करना है, लाइट थोड़ी सी साइड में रख दो और ये एंगल चेंज करो. फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली इट इज़ 45 डिग्री, तो दूसरी बार आप 50 डिग्री लेके सेम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करो. उसके बाद 60 डिग्री, 70 डिग्री, अलग अलग एंगल्स पे इंसिडेंट एंगल को चेंज करो. ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो रहा है, दैट यू हैव टू सी. देखना पड़ेगा कि कितना रिफ्लेक्टिंग एंगल आता है. इसी चीज़ को अगर मैं आराम से अच्छे से समझाऊँ तो ये फिगर आप देख लीजिए. एक गिफ फाइल मैंने सेटअप की हुई है. यहाँ से एक लेज़र लाइट रखी हुई है. क्योंकि लेज़र लाइट यहाँ से आके यहाँ पे टच हो रही है, तो इसको मैं बोलूँगा इंसिडेंट रे. और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, तो इसको मैं बोलूँगा रिफ्लेक्टेड रे. हमें पता है कि इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. इन द सेम वे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. फॉर एक्सपेरिमेंट आपको ये एंगल, इंसिडेंट एंगल अलग अलग लेना है, और उसके लिए तो यहाँ पे ऑलरेडी टेबल 16.1, इफ़ यू विश यू कैन ऑल्सो रेफर दिस विथ योर टेक्स्ट बुक में भी टेबल 16.1 NCERT में दिया गया है. दैट द सेम थिंग यू हैव टू रेफर टू. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 45 डिग्री ले रहा हूँ, 45, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा वो आपको कंपास से मेज़र करना है. अगर मैं यहाँ पे 50 लेता हूँ तो यहाँ पे कितना होता है, 60 लेता हूँ तो कितना होता है, 70 लेता हूँ तो कितना होता है, 80 लेता हूँ तो कितना होता है, वो चीज़ आपको प्रैक्टिकली कंडक्ट करनी है. तो फिर से मैं आपको बैक स्लाइड में लेके जा रहा हूँ. आप बोलोगे सर ये यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं. यस और नो? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तभी तो ये रिफ्लेक्शन हो पा रहा है. सो द थॉट विच आई थिंक कि आपके दिमाग में आया है वो बहुत ही सही थॉट है. ऑलमोस्ट इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम ही आएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने फर्स्ट 45 डिग्री लिया है, तो अगर आप मेज़र करोगे तो 44.9 या 44.8 ऑलमोस्ट सिमिलर एंगल यू विल गेट. यस, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक यूट्यूब का लिंक देता हूँ, वो एक्सपेरिमेंट आप अपने आराम से सहूलियत से देख लीजिए.
डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में कोई रिलेशन देख पा रहे हो? ऑफ कोर्स, क्या रिलेशन देख पा रहे हो कि दोनों इक्वल है, दोनों नियरली और अप्रोक्सीमेटली बहुत ही सेम है। आर दे अप्रोक्सीमेटली इक्वल? ऑफ कोर्स दे आर अप्रोक्सीमेटली नहीं, परफेक्टली इक्वल। जब आप अगर बहुत ही ध्यान से एक्सपेरिमेंट करोगे तो 45-45 ही आएगा, एंगल अलग नहीं आएगा। इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट केयरफुली, बहुत ही ध्यान से अगर एक्सपेरिमेंट आपने किया तो इट इज सीन दैट, आप देखोगे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों चीजें ऑलवेज, हमेशा एक जैसी ही, इक्वल ही होगी। तो ये आपने बैठे बिठाए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। इट इज़ अ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा दूसरा भी है, उसको हम आगे देखेंगे। दिस इज वन ऑफ द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मान लेते हैं कि बहुत सारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसमें से ये एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने कवर कर लिया। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी ऑन रिफ्लेक्शन। बोल रहे हैं कि अभी और एक एक्टिविटी देख लेते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, बट वो अभी इस ऑनलाइन सेशन में नहीं लेंगे, हम उसको लेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में, ताकि आपका दिमाग में बर्डन ना हो जाए, आपका दिमाग भारी ना हो जाए। यस और नो? हाँ। सो हियर व्हाट वुड हैपन इफ आई थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। अभी इसने बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है कि ये जो नॉर्मल आप देख रहे हो, आपने देखा कि इंसिडेंट रे यहाँ पे है, इंसिडेंट रे को बढ़ाओगे तो यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा। बट अगर इंसिडेंट रे को मैं यहाँ ले लूँ, जो नॉर्मल है उसी पे लाइट डालूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप मिरर के सामने खड़े हो और आपने लेज़र लाइट परपेंडिकुलर टू द ग्लास डाली, तो उसकी जो परछाई होगी, उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी, वो कहाँ पे जाएगी और रिफ्लेक्शन बनेगी भी या नहीं, ऐसा क्वेश्चन उसने पूछा है। आप सोचोगे सर क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखिए, इस फिगर को भी मैं बता देता हूँ। ये इंसिडेंट रे जो यहाँ पे ब्लू लाइन है, उसको मैं खड़ा कर दूँ नॉर्मल लाइन के ऊपर, तो रिफ्लेक्शन जो ये लाल कलर की है वो कहाँ जाएगी? दैट इज़ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे, ताकि आप उसको अच्छे से समझ जाओ। एक्टिविटी 16.2 से we will cover in a next online session, but light के regarding I do have a one video for you। वो वीडियो आप देख लो, क्योंकि लाइट के बारे में आई थिंक 1987 में एक मूवी आई थी मिस्टर इंडिया। एक्टर वॉज अनिल कपूर, और वो लाइट के ऊपर ही, रिफ्लेक्शन के ऊपर ही डिपेंड थी। तो ये अशोक कुमार और अनिल कपूर के बीच में एक डिस्कशन होता है रिगार्डिंग लाइट। तो वो डिस्कशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपको जो भी समझ में आए वो समझने की कोशिश कीजिए।